हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो आप ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को, और लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो आपका उत्तर होगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगते हैं किसको? हृदय को एक बार धड़कने में। अगला देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो कितनी बार होता है? 72 बार। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 4। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको याद रखना है 4 होते हैं। अगला देखते हैं, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो आपका उत्तर होगा धमनी से। ठीक है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो आपको याद रखना है धमनी से मापा जाता है। अगला देखते हैं कि शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है तो आपको याद रखना है एरोटा। ठीक है, एरोटा है जो शरीर की विशालतम धमनी है। कौन सी? एरोटा। अगला देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो कौन सी धातु रक्त में पाई जाती है? लोहा। ठीक है, लोहा है जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। अगला देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका उत्तर होगा किडनी में। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है किडनी में होता है। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस कहते हैं। किसे कहते हैं डायलिसिस? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। अगला देखते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो आपका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त में लाल रंग होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तो क्या होता है? लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आपको याद रखना है लोहा होता है। अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका उत्तर होगा आरबीसी का। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आपको याद रखना है आरबीसी का है। अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, ऑक्सीजन ले जाना किसका कार्य है? तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा लोहित कोशिकाएं। ठीक है, किसकी सहायता से? लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसकी सहायता से? लोहित कोशिकाएं की सहायता से। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में
रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा प्लीहा। ठीक है, प्लीहा है जो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है तो कितना होता है? 7.4। ठीक है, 7.4 जो मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना? 7.4। अगला देखते हैं कि उपस्थिति या उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो क्या आवश्यक तत्व होता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम है जो उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है। कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कैल्शियम। अगला देखते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका उत्तर होगा आंत। ठीक है, आंत है जो टाइफाइड से यह अंग प्रभावित होता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित की कमी में से एनीमिया रोग होता है तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है आपको बताना है। वो है लोहा। ठीक है, लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है तो दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम है जो सीमेंट और अस्थियों में विद्यमान होता है, दोनों में विद्यमान होता है। कौन सा तत्व? कैल्शियम। अगला देखते हैं कि मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है तो कौन सी सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? जबड़ा। ठीक है, जबड़ा है जो मनुष्य शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। कौन सी? जबड़ा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन या स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा हृदय। ठीक है, हृदय पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किसमें? हृदय में। अगला देखते हैं कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला देखते हैं कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो आपको याद रखना है कार्निया है आँख का। ठीक है, कार्निया किसका भाग है? तो आपको याद रखना है आँख का भाग है। कौन? कार्निया। अगला देखते हैं कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो आपका उत्तर होगा कार्निया। ठीक है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है कार्निया है जो नेत्रदान में आँख का भाग प्रयुक्त होता है। कौन सा? कार्निया। अगला देखते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो वह अंग है आइरिस। ठीक है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से आइरिस अंग द्वारा किया जाता है। किस अंग द्वारा? आइरिस अंग द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हो वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में ज़रूर बताएं, वो भी सच सच बताएं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या यह वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।